नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। मतलब जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं या स्पीच डिसेबिलिटी के जो चिल्ड्रन हैं उनके एजुकेशन का विकास किस तरीके से हुआ है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यानी कि स्पेशल एजुकेशन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है ये जानेंगे हम। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि डिसेबिलिटी मॉडल क्या है। वैसे डिसेबिलिटी मॉडल मैंने अपनी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, उसमें है, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिसेबिलिटी मॉडल के बारे में। तो डिसेबिलिटी मॉडल जो पहला मॉडल है वो है चैरिटी मॉडल या मेडिकल मॉडल। चैरिटी मॉडल और मेडिकल मॉडल जब आया था तो उस समय लोग जो भी डिसेबल्ड चाइल्ड थे या डिसेबल्ड लोग होते थे उनके साथ लोग चैरिटी करते थे या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा देते थे। उनको बहुत ही ज्यादा जो भी डिसेबल्ड चाइल्ड या डिसेबल्ड लोग होते थे उनको बहुत ही ज्यादा हीन भावना के साथ देखा जाता था। उन्हें हमेशा बस दया भावना के साथ देखा जाता था, कोई भी राइट नहीं मिलता था। फिर आया सोशल मॉडल। सोशल मॉडल में दो पर्सपेक्टिव आए, एक नैरो पर्सपेक्टिव आया और फिर वाइडर पर्सपेक्टिव आया। अब जो नैरो पर्सपेक्टिव था उसमें क्या हुआ, सोशलाइज तो हुए लेकिन नैरो में, संकुचित में, मतलब चीजों को शामिल तो किया गया बट इतना ज्यादा आजादी नहीं दी गई। लोगों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट किया, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, सोशल इंटीग्रेशन करना, ये सारी चीजें स्टार्ट हुई लेकिन बहुत ही ज्यादा नैरो पर्सपेक्टिव में। अगर स्कूल की बात करें तो कैरिकुलम जो था वो अलग था, बिल्डिंग एक हो गई लेकिन फिर भी इसमें क्या था, लोग अलग अलग रहते थे, क्लासेस अलग चलती थी डिसेबल्ड की और नॉर्मल की। फिर आया वाइडर पर्सपेक्टिव। वाइडर पर्सपेक्टिव में थोड़ा और ज्यादा समाजीकरण हुआ, और ज्यादा लोग घुलने मिलने लगे, और ज्यादा मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, चीजों में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। फिर आया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन मॉडल जब आया या इंटीग्रेटेड मॉडल जब आया, इसमें क्या हुआ, जो डिसेबल्ड बच्चे थे उनको तैयार करके जो नॉर्मल बच्चे थे उनके साथ भेजा जाता था। और वो एक ही रूम में थे, मिक्स्ड, कुछ कैरिकुलम मिक्स्ड थे, कुछ सेपरेट थे, और बिल्डिंग जो थी वो कॉमन हो गई। फिर आया ह्यूमन राइट मॉडल। और जब ह्यूमन राइट मॉडल आया तब ये हुआ कि जो भी डिसेबल्ड चाइल्ड है जिनको मतलब उनको भी उनके राइट मिलने चाहिए। जिस तरीके से जो एक आम व्यक्ति है, एक जो आम नागरिक है, उसको उसके अधिकार मिलते हैं, उसी तरह जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उनको भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। उनको भी समाज में सबके साथ मिलने जुलने का हक है, उनको भी समाज के साथ काम करने का हक है, उनको भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हक है। तब आया ह्यूमन राइट्स मॉडल, यानी कि अगर हम बात करें इंक्लूजन की तो इसमें इंक्लूजन आया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन ऑफ फॉर CWHI। The evolution of education for children with hearing and speech disability has seen significant progress. Initially, there was limited awareness of specialized support. Over time, inclusive education gained traction, incorporation technologies like cochlear implant and speech therapy. Advance in sign language recognition and communication tool further enhance accessibility. Today, inclusive classroom, assistive technology and tailored curricula strive to provide comprehensive education, fostering greater integration and understanding। मतलब जो HI बच्चे होते हैं उसमें स्पीच विकलांगता जो होती है, हम कहें स्पीच डिसेबिलिटी, बच्चों के लिए शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। अभी पहले क्या था, इनको पढ़ने लिखने का साधन नहीं दिया जाता था या तो फिर बहुत अलग रखा जाता था नॉर्मल चिल्ड्रन में को, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इनमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है। प्रारंभ में इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं थी, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड जागरूकता थी और ना ज्यादा विशेष समर्थन था, मतलब कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं करता था। समय के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन ने आकर्षण प्राप्त किया, मतलब जैसे जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन आता गया, एजुकेशन का विकास होता गया, जिसमें कोक्लियर इम्प्लांट और स्पीच थेरेपी जैसी तकनीकों को शामिल किया गया। फिर सांकेतिक भाषा पहचान संचार उपकरणों ने प्रगति को बढ़ाया,
मतलब स्पीच थेरेपी आ गई, फिर उसके बाद लैंग्वेज रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन टूल आ गए, एक्सेसिबिलिटी को एनहेंस किया गया, लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया, इंक्लूसिव क्लासरूम आ गई, असिस्टिव टेक्नोलॉजी आ गई। अगर हम बात करें तो कैरिकुलम में भी टेलर्ड की कैरिकुलर टाइप आ गए, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन आ गया। तो ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो जीरो से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, या हम कह सकते हैं बहुत सारी टेक्निक या टीचिंग स्ट्रेटेजी हैं जो अब तक आगे बढ़ चुकी हैं। तो पहले का जो विकास था उसमें आज के विकास में बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिला है। Next, evolution of education for children with hearing disability. The evolution of education for children with hearing disability has undergone several phases. Historically, these of children often faced isolation or were placed in a special school. In recent decades, there has been a shift toward inclusive education, promoting mainstream integration with support service like sign language interpreter and FM system. मतलब जो एचआई बच्चों के लिए शिक्षा का विकास कई चरणों से गुजरा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। ऐतिहासिक रूप से इन बच्चों को अक्सर अलगाव का सामना करना पड़ता था। पहले जब कोई सिस्टम नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो एक तो सुनाई ना देने की वजह से जो भी टीचर बोलता था वो सिर्फ बैठे रहते थे और सुनते नहीं थे, जिसकी वजह से वो कुछ सीख नहीं पाते थे। तो बहुत ही ज्यादा अलगाव का सामना करना पड़ता था, एकदम अपने आप में खोए रहते थे। इनको सिर्फ या विषय अगर ज्यादा होता था तो स्पेशल स्कूल में एडमिशन कर दिया जाता था और वहां से फिर नहीं निकाला जाता था। हाल के दशकों की बात करें तो समावेशी शिक्षा की ओर एक बदलाव हुआ है। इसमें साइन लैंग्वेज आ गया, एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म आ गया, और हम एजुकेशनल एम्प्लीफिकेशन की बात करें, जो शैक्षिक डिवाइस की बात करें या फिर उपकरण की बात करें, तो बहुत सारे उपकरण आ गए, जैसे हार्डवेयर सिस्टम आ गया, एफएम सिस्टम आ गया, इंडक्शन लूप सिस्टम आ गया। तो बहुत सारी चीजें हुई जिससे मुख्य धारा के एकीकरण को बढ़ावा मिला है। Advancement in technology such as hearing aids and cochlear implant have played a crucial role in facilitating communication and learning. Additionally, legislation like the Individual with Disabilities Education Act, मतलब IDEA, जिसका फुल फॉर्म है, एडिशनली लेजिस्लेशन लाइक इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, in the United States has mandate equal educational opportunity। मतलब जो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हुई उसमें बहुत सारे हम बात कर सकते हैं जो सहायक उपकरण हैं, टेक्नोलॉजी उनका विकास हुआ, जिसमें कोक्लियर इम्प्लांट ने संचार सीखने की सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में विकलांग शिक्षा अधिनियम जैसे कानून ने समान शैक्षिक अवसरों को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जैसे जैसे एजुकेशन का डेवलपमेंट होता गया, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आती गई, हियरिंग एड आ गया, कॉकलियर इम्प्लांट आ गया। कॉकलियर इम्प्लांट, कॉकलियर अगर डैमेज हो जाती है या किसी वजह से कॉकलियर में काम नहीं करती तो कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है, जिसको में सर्जरी करके एक मशीन इम्प्लांट की जाती है। हम उसको बाईपास सर्जरी भी बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से जो भी प्रोसेस होते हैं वो होके जो भी कोई बोलता है वो सुनाई देता है। तो जब कॉकलियर इम्प्लांट हो जाता है तो सुनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रेसिडुअल हियरिंग बढ़ जाती है, और उसकी क्षमता को यूज करके हम बच्चों को एजुकेशन सिखा सकते हैं। तो अभी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिसकी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एजुकेशन में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में IDEA, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट आया, और जैसे कानून के समान शैक्षिक अवसरों को अनिवार्य कर दिया। मतलब इसमें जैसे समान शैक्षिक अवसर हैं, मिलते हैं लोगों को, उसी तरीके से जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके समान शैक्षिक अवसरों की बात की गई। तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा विकसित हुआ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का एजुकेशन। Today, a holistic approach involves inclusive classroom, assistive technologies, and educators trained in addressing diverse needs. The evolution aims to provide a more equitable and enriching educational experience for children with hearing disability. आज एक समग्र दृष्टिकोण में
समावेशी कक्षाएं, सहायक प्रौद्योगिकियां और विभिन्न आवश्यकताओं को संबोधित करने में प्रशिक्षित शिक्षक शामिल हैं। इस विकास का उद्देश्य जो एचआई बच्चों के लिए अधिक न्याय संगत और समृद्ध शैक्षिक अनुभव प्रदान कर सकता है। अगर होलिस्टिक अप्रोच की बात करें हम, जो आज का एक समग्र दृष्टिकोण है, उसमें बहुत सारे इंक्लूसिव क्लासरूम हो गए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर हो गए जो डिफरेंट कैटेगरी के लिए ट्रेंड किए जाते हैं, या फिर जो भी बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ह्यूमन रिसोर्सेज बनाए जाते हैं। इस विकास का उद्देश्य जो विकलांग बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा, अगर हम बात करें तो अधिक न्याय संगत हो गया है, और शैक्षिक अनुभव बहुत ही ज्यादा समृद्ध शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इनको जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत ही ज्यादा इक्विटेबल मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अभी बहुत ही ज्यादा ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत सारे एक्ट आ गए हैं जिनकी वजह से इनके एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। नेक्स्ट बात करें हम, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन फॉर CWHI, सेग्रेशन एंड आइसोलेशन। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो सबसे पहले सेग्रेशन और आइसोलेशन था। इन द पास्ट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन ऑफ्टन फेस्ड सेग्रेशन विद स्पेशलाइज्ड स्कूल आइसोलेटिंग देम फ्रॉम मेन स्ट्रीम एजुकेशन। मतलब पास्ट की बात करें तो जो एचआई बच्चे होते थे उनको अक्सर अलगाव का सामना करना पड़ता था। विशेष स्कूलों ने उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से अलग कर दिया था। मतलब अगर वो स्कूल जाते थे तो उनको सुनाई नहीं देता था, लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे, तो टीचर्स भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसलिए जो एचआई बच्चे थे उनको अक्सर अलगाव का या सेग्रेशन का सामना करना पड़ता था, वो हमेशा उनको अलग थलग कर दिया जाता था। ओरलिज्म वर्सेस मैनुअलिज्म डिबेट। Early approaches forced on oralism, emphasizing lip reading and speech, while others supported manualism using sign language. This debate influenced educational method for hearing impaired children. मतलब अगर हम बात करें अर्ली अप्रोच की तो मौखिक वाद पर केंद्रित थे, जिसे लिप रीडिंग और भाषण पर जोर दिया गया था, जबकि अन्य ने सांकेतिक भाषा का उपयोग करके मैनुअल वाद का समर्थन किया था। इस बहस ने श्रवण बाधित बच्चों के लिए शैक्षिक तरीकों को प्रभावित किया। जैसे जैसे एजुकेशन का विकास होता गया, कम्युनिकेशन ऑप्शन आ गए, जिसमें कम्युनिकेशन ऑप्शन अगर हम बात करें ओरलिज्म की, तो ओरलिज्म ये का मतलब ये था कि जो भी एचआई बच्चे होते हैं जिनमें रेजिडेबल हियरिंग होती है उनका उपयोग कर सकते हैं हियरिंग एड लगाकर, और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन मतलब इन सब जो भी कम्युनिकेशन ऑप्शन आए या जो भी तरीके आए उनका फायदा उठाएगा। दूसरी तरफ लिप रीडिंग और स्पीच का भी उपयोग कर सकते थे। मैनुअलिज्म को भी सपोर्ट किया गया, जितना ज्यादा साइन लैंग्वेज यूज करते थे बच्चे उसको भी सपोर्ट किया गया। तो इन सब चीजों ने काफी इन्फ्लुएंस किया हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की जो एजुकेशनल मेथड थे उनको। Bilingual by cultural education, yeah, educational bilingualism. A shift occurred toward recognizing the value of both sign language and written spoken language, leading to the emergence of bilingual by cultural education approach. सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा, बोली जाने वाली भाषा, दोनों के मूल्यों को पहचानने की दिशा में एक बदलाव हुआ, जिससे द्विभाषी सांस्कृतिक शिक्षा दृष्टिकोण का उद्भव हुआ या उसका इमरजेंस हुआ। अगर हम बात करें एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म की, तो एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म में दो लैंग्वेज होती है। एक भाषा के आधार पर हम दूसरी भाषा बच्चों को सिखा सकते हैं, मतलब जो उनकी मातृभाषा उसके आधार पर हम साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, या ओरल के आधार पर साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, साइन लैंग्वेज के आधार पर ओरल सिखा सकते हैं। तो जैसे जैसे एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म हुआ और भी ज्यादा भाषा के मूल्यों को लोग पहचानने लगे, और जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे थे उनके एजुकेशन का विकास हुआ। एडवांसमेंट इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। फिर आ गई असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। जैसे जैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज आई, एजुकेशन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। द डेवलपमेंट ऑफ हियरिंग एड, cochlear implant and FM system has significantly enhanced communication option and learning experience for hearing impaired children. अगर हम बात करें हियरिंग एड की, कॉकलियर इम्प्लांट की, एफएम सिस्टम की, तो ये सारी चीजें जब से हैं तब से संचार के विकल्पों और सीखने के अनुभव को काफी बढ़ाया गया।
तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, बच्चों की हियरिंग लेवल के अनुसार, डिग्री ऑफ हियरिंग के अनुसार या फिर टाइप्स ऑफ हियरिंग के अनुसार उनको बेनिफिट मिलने लगा, और वो और ज्यादा समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगे, और ज्यादा उनका जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होने लगा, और एजुकेशनल प्रोग्रेस भी बहुत काफी अच्छी हुई। प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब कौन कौन से प्रोविजन हैं जो एजुकेशनल फैसिलिटीज मिली हैं, जो या प्रोविजन या एजुकेशनल फैसिलिटी जो पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट को मिले हैं, तो देखते हैं। प्रोविजन एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, Alia Virgin National Institute for the Hearing Handicapped is an independent organization providing service to the hearing impaired in India. It began in 1983 under the agencies of Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, to be of service to people suffering from hearing impairment. मतलब जो एचआई व्यक्ति हैं या एचआई श्रवण बाधित व्यक्तियों के प्रावधान और शैक्षिक सुविधाएं, AYJ NISHD अभी हम बात करें तो पहले जो नाम था AYJ NIHS था, अभी चेंज हो गया है, AYJ NISHD हो गया है। तो जो वो संस्थान है भारत में श्रवण बाधित लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र संगठन है। वो जो एचआई बच्चे हैं वहां से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, वहां पे एजुकेशनल असेसमेंट होता है, वहां पे टेस्ट वगैरह होते हैं, वहां पे कॉकलियर इम्प्लांट करवाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे कोर्सेज भी चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी बनाए जाते हैं, अप्लायंस प्रोवाइड करी जाती है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पे होती हैं। ये 1983 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में श्रवण हानि से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए शुरू हुआ था। मतलब ये MSGE के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करा था। जो भी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो मतलब जो सफर कर रहे हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए बनाया गया है। The organization and its center located in different districts provide wide range investigate, healing, scholastic and occupational service to people suffering from hearing and speech impairment. An interdisciplinary crew comprising audiologists, speech therapists, special teachers, psychologists, social workers, ENT specialists, child specialists, and neurologists are constantly attempting to retain a high standard of rehabilitation service. मतलब संगठन और विभिन्न जिलों में स्थित इसके केंद्र हैं। श्रवण और भाषण हानि से पीड़ित लोगों को व्यापक खोजी उपचार, शैक्षिक, व्यवसायिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, ENT, प्रोफेशनल, चाइल्ड, अगर हम बात करें तो न्यूरोलॉजिस्ट सहित बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साथ मिलकर लोगों को पुनर्वासित करते हैं, और उनको उनकी जो सेवाएं हैं उनको उच्च मानक को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो अगर हम स्टेप्स की बात करें तो न्यूमरस legislation have been passed by the government of India on disability in the last 10 years. Following are some of the prominent status। जो पिछले 10 वर्षों में विकलांगता पर भारत सरकार द्वारा कई कानून पारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित कुछ प्रमुख कानून है इसमें। पहला पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 1995 में आया था। 1995 में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया, जिसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट हैड बीन इंक्लूडेड एज अ disability in the Person with Disability Act 1995. It also defined hearing impairment wide supra. The act undertake the promotion and integration of learners with disabilities in regular schools. It include a section allocated to condensed syllabus for children with disabilities and granting in allowance of a single language to students suffering from hearing impairment। जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम है, जो अगर हम PWD की बात करें 1995, तो इसमें HI
हियरिंग इम्पेयर की विकलांगता को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें श्रवण हानि को परिभाषित किया गया है। ये अधिनियम नियमित स्कूलों में विकलांग छात्रों के संवर्धन और एकीकरण का कार्य करता है, मतलब उनके इंटीग्रेशन के लिए कार्य करता है। इसमें विकलांग बच्चों के संघनित पाठ्यक्रम के लिए आवंटित एक खंड और श्रवण हानि से पीड़ित छात्रों को एक भाषा की भत्ता देना शामिल है, मतलब इसमें पेंशन भी मिलते हैं। कैरिकुलम के लिए प्रावधान है, इसमें एड्स एंड अप्लायंस के लिए प्रावधान है। तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं इस एक्ट के तहत, बहुत सारे प्रावधान हैं जो एचआई बच्चों को मिलते हैं। इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, उसके बाद आया था इसका जो रिवाइज फॉर्म है वो 2016 में आया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है, ऑल्सो नोन हैज दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 इन हिंदी, come into existence after a long wait. India took a long time to fulfill its obligation to the UNCRPD. The draft bill this act was presented in Parliament in 2011. It took 5 years for the bills to take shape of an act because this act is very important for persons with disabilities. For or the Divyangjan, as the disabled people are now called in this in India, RPWD Act was enacted by the Rajya Sabha on 14 December 2016 and by the Lok Sabha on 17 December 2016. This act come into force on 30 December 2016. RPWD Act 2016 replaced the Age Old Person with Disability Act 1995. मतलब जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है वो पीडब्ल्यूडी एक्ट का रिवाइज फॉर्म है। उसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी है पीडब्ल्यूडी एक्ट में, और इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है। इसमें भी हियरिंग इम्पेयरमेंट को शामिल किया गया। इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट की 2 कैटेगरी की गई। पहली कैटेगरी हार्ड ऑफ हियरिंग और दूसरी डेफ। तो 2 कैटेगरी करी गई। इसमें भी बहुत काफी प्रावधान किए, एजुकेशन की, जॉब प्लेसमेंट की करी गई, एड्स एंड अप्लायंस की बात करी गई, जो डिसेबल्ड बच्चों के कानून है, क्या राइट मिलने चाहिए, क्या ड्यूटीज हैं उनके, क्या कर्तव्य हैं, इन सब चीजों के बारे में काफी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डेफनेस 2006 में लिया। National Program of Prevention and Control of Deafness was introduced with the long-term aims of preventing and controlling major causes of hearing impairment and deafness. The initial project was concluded in 2008 according to a survey conducted by National Sample Survey Organization, मतलब NSSO. Presently, 291 people per 1 lakh and in India suffer from severe to profound hearing loss. NSSO 2001. A huge fraction of these are children between 0 to 14 years of age. These young Indians suffering from hearing impairment are a step back to the national productivity to counter the problems of hearing impairment. It is imperative that in rehabilitation and relief program reach all over the country, especially in the rural areas. अगर हम बात करें जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस की बात करें, तो इसमें ये 2006 में आया था। इसमें जो एचआई बच्चे और बहरेपन के प्रमुख कारणों को रोकने और नियंत्रित करने के दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय बधिरता निवारण और नियंत्रक कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रारंभिक परियोजना 2008 में संपन्न हुई थी, जिसमें एनएसएसओ द्वारा किया गया एक सर्वे के अनुसार वर्तमान में भारत में प्रति 1 लाख में 291 लोग गंभीर से गहन श्रवण हानि एनएसएसओ 2001 से पीड़ित हैं। इनमें से एक बड़ा अंश 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं। श्रवण हानि से पीड़ित ये युवा भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता के लिए एक झटका है। श्रवण बाधित की समस्या का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि पुनर्वास और से राहत कार्यक्रम पूरे देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे।
अगर हम बात करें नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, तो ये ऐसा स्टेप लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसमें डेफनेस को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंशन चलाए गए थे। इसमें जो लाइफ लॉन्ग इसका जो एम है, इसमें जो मेजर कजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको कंट्रोल करने की बात करी गई, डेफनेस को कंट्रोल करने की बात करी गई। इसमें इनिशियल प्रोजेक्ट जो था उसमें कंक्लूड 2008 में कंक्लूड किया गया था। इसमें सर्वे हुआ था, सर्वे किया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मतलब NSSO ने किया था, जिसमें 291 पीपल जो थे इंडिया में पर लाख इन इंडिया मतलब जो सफर कर रहे थे सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस से, जो NSSO 2001 में। इसमें ह्यूज फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें काफी लोग थे जो 0 से 14 ईयर मतलब जो 0 से 14 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा डेफनेस या हियरिंग इम्पेयरमेंट देखने को मिली थी। Catering to educational needs of hearing impaired children. Before rendering support to hearing impaired children in a regular school environment, it is a good idea to assess the kind of support required which will help in entitlement, potential of obstruction to growth and development of the children, precise and detailed knowledge of a learner's requirement reinforce good preparation and development. A good assessment will entail नियमित स्कूल के माहौल में जो एचआई बच्चों को सहायता प्रदान करने से पहले आवश्यक समर्थन का आकलन करना एक अच्छा विचार है, जो बच्चों के विकास में संभावित बाधाओं को खत्म करने में मदद करता है। एक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का एक सटीक और विस्तृत ज्ञान अच्छी तरह तैयारी और विकास को मजबूत करता है, जिसमें एक अच्छा मूल्यांकन शामिल होगा। इसमें काफी तरीके हैं जो मूल्यांकन के हैं, तो इसमें हम सपोर्ट किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को रेगुलर स्कूल इन्वायरमेंट के लिए, कौन से आइडियाज हैं जो अच्छा असिस्ट करने के लिए सपोर्ट करने के लिए अच्छे हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। लर्नर सेल्फ असेसमेंट ऑफ एनी सपोर्ट नीड, अगर जरूरत है तो लर्नर को सेल्फ असेसमेंट करने के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है कंटेम्पलेशन ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट नेसेसिटीज, अगर जरूरत है कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से उनको तैयार करना और उनमें जो रिक्वायर्ड सपोर्ट होती है उसके लिए तैयार करना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इन टीचिंग, शिक्षण के लिए टेक्नोलॉजी और संचार का समावेश, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, जैसे एफएम सिस्टम है, जैसे हियरिंग एड है, जैसे एजुकेशनल एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम यूज करके एजुकेशन में आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों को। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्पल टीचर ट्रेन टू टीच स्टूडेंट हु आर डेफ, अब इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोफेशनल की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर प्रोफेशनल पढ़ाता है तो उनको टेक्निक्स पता होती है कि किस तरीके से बच्चों में एजुकेशन को डेवलप करना है, तो इसमें पेशेवरों की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक जो अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन जिन्होंने हियरिंग इम्पेयरमेंट से ट्रेनिंग ली हो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। पेरेंट्स ओपिनियंस अबाउट सुटेबल फैसिलिटीज, उपयुक्त सुविधाओं के बारे में माता पिता की राय बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि सभी बोलते हैं कि जो परिवार होता है वो फर्स्ट पाठशाला होती है बच्चे की, तो पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं बच्चों की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए। यूज ऑफ एक्सपर्ट इवोल्यूशन, विशेषज्ञ मूल्यांकन का उपयोग, data and information at all level of accomplishment, उपलब्धि के सभी स्तरों पर डेटा और जानकारी, जब भी किसी चीज का असेसमेंट कर रहे हो तो उसका डेटा इकट्ठा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो प्रोग्रेस के लिए हेल्प करता है। हमें प्रीवियस लेवल देखना चाहिए, फिर करंट लेवल देखना चाहिए, तो इस तरीके से हमें सारे डेटा को एकत्रित करके रखना चाहिए। टीचिंग अप्रोच विथ रिगार्ड टू हियरिंग इम्पेयर्ड, कौन कौन से टीचिंग अप्रोच हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड के रिगार्डिंग हो सकते हैं। इसमें लर्नर एडॉप्टेशन ऑफ
certain measure in imparting education to children with hearing disability can help speed up the process of special education. Some of these measures are as follow. चाहे बच्चे जो होते हैं श्रवण अक्षमता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में कुछ उपायों को अपनाने में विशेष शिक्षा की प्रक्रिया में तेजी लाने से मदद मिल सकती है। इसमें कुछ उपाय इस प्रकार है, मतलब बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो मीटिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल लर्नर, इनकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल लर्नर की, उनको पूरा करना। दूसरी, वाइडर स्प्रेड यूज ऑफ विजुअल एड, दृश्य सहायता का व्यापक उपयोग। जो जैसे ऑडिटरी सेंस जो है वो अफेक्टेड होती है, तो हम इन्हें इनका विजन यूज करके सिखा सकते हैं, विजुअल सेंस यूज करके हम सिखा सकते हैं। तो जो दृश्य सहायता या विजुअल एड है उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है रीडिंग अराउंड द क्लास बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा कक्षा के चारों ओर पढ़ना। मतलब जब भी बच्चे जहाँ पे बैठे हों तो उनके पास एक रीडिंग का ऐसा माहौल होना चाहिए ताकि वो देख के वो भी पढ़ना चाहें। नेक्स्ट है मेक यूज ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, व्हाइट बोर्ड और पावर पॉइंट परिस्थितियों का उपयोग करना है। जितना ज्यादा हम डिजिटल चीजों का उपयोग करेंगे उतना ज्यादा बच्चों को आकर्षित करती हैं ये सारी चीजें, तो वो भी इंटरेस्ट लेगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है यूजिंग वीडियो डीवीडी ऑनलाइन क्लिप, वीडियो डीवीडी ऑनलाइन क्लिप का उपयोग करना। नेक्स्ट हेल्पिंग चिल्ड्रन इन टेकिंग नोट्स, बच्चों की नोट्स लिखने में या नोट्स बनाने में मदद करना। नेक्स्ट है प्री एंड पोस्ट ट्यूटरिंग सेशन फॉर क्लैरिफिकेशन एंड डाउट क्लियरिंग, स्पष्टीकरण और जो भी डाउट है उसके समाशोधन के लिए प्री टेस्ट और पोस्ट ट्यूशन सख्त करना। मतलब जब भी हम कुछ सिखा रहे हैं तो प्री एंड पोस्ट ट्यूटरिंग सेशन करना समझाने के लिए, ताकि बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ स्मॉल ग्रुप फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग असाइनमेंट प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, शिक्षण कार्य परियोजनाओं आदि के उद्देश्य के लिए छोटे समूह का निर्माण करना। मतलब जो भी अगर क्लास में बड़ी क्लास है तो उसमें छोटे छोटे ग्रुप में चीजों को डिवाइड करना, बच्चों को डिवाइड करना, एक ग्रुप बनाना स्मॉल स्मॉल का, ताकि बच्चों को हम अच्छे से सिखा सकें। सपोर्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के विकास का समर्थन करना। मतलब ज्यादा से ज्यादा उनकी क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है तो ज्यादा से ज्यादा उनका सपोर्ट करना। मेकिंग डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन, बेहतर स्पष्टीकरण के लिए प्रदर्शन करना। मतलब उनकी बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन करना ताकि वो सीख सके। क्लासरूम डिस्प्ले फॉर बेटर परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, बेहतर धारणा और समझ के लिए कक्षा प्रदर्शन। मेकिंग एफर्ट ऑफ reduce टायर्डनेस बाय गिविंग शॉर्ट ब्रेक, मतलब जब भी पढ़ा रहे हैं तो उनके थकान को कम करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक देना, हर क्लास के बाद 5 मिनट का ब्रेक, ताकि वो और ज्यादा एनर्जी लेके और ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग वोकेबलरी एंड सपोर्ट हैंडआउट, शब्दावली और समर्थन हैंडआउट प्रदान करना। नेक्स्ट चेकिंग एंड रीचेकिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी की समझ की जांच और पुनः जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी नॉलेज लेवल क्या है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल क्या है, और उसका बार बार जांच करना चाहिए ताकि उसमें ये पता चल सके कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन है मैं उसको दूर करने की जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।